आज हम राहुल सांकृत्यायन जी का संकलित अंश ल्हासा की ओर का शेष भाग 2 में पढ़ेंगे। आगे ध्यान देंगे। लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त समय डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत सफ़ेद शिखर चोटियां चले गए थे। भीठे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीठे होता है टीले की तरह ऊंचा स्थान। ना वहाँ बर्फ़ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। बच्चों, अब लेखक कहता है कि हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। बच्चों, इसमें लेखक कह रहा है कि जब हम अपनी यात्रा के दौरान आगे बढ़ें, समुद्र तल से हम कहते हैं 17-18 हजार फुट ऊपर पहाड़ों पर कहते हैं जब चढ़े, तो ना तो हमें वहाँ पर कहते हैं हरियाली दिखाई दी और कहते हैं ना ही बर्फ़ की सफेदी कहते हैं वहाँ पर हमारे को देखने को मिली। और डांडे देवता का स्थान समुद्र तल से 17-18 हजार फुट की ऊंचाई पर कहते हैं वहाँ पर हमारे को देखने को मिला। हिमालय की ओर से दिखाई देने वाले पहाड़ कहते हैं बर्फ़ से लदे थे, परंतु कहते हैं बीठे की ओर यानी कि टीले की तरह एक ऊंचे आकार वाला जो स्थान था, उसको हमने जब देखा तो कहते हैं वहाँ पर ऐसा लगा कि पहाड़ नंगे हैं, बिल्कुल वहाँ पर बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही थी। यह स्थान कहते हैं सबसे ऊंचा स्थान था और यहाँ पर कहते हैं जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी झंडियों से कहते हैं वहाँ पर एक देवते को वहाँ पर सजाया गया था। और इधर उतराई का कहते हैं बिल्कुल भी नाम नहीं था, केवल कहते हैं चढ़ाई ही चढ़ाई थी। और जो हमारा घोड़ा था वो धीमी चाल से चल रहा था। लेखक को लगा कि जो मेरा घोड़ा है वो धीमे चल रहा है और उन्होंने सोचा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ये ऐसा कर रहा है, और इसलिए लेखक ने अपने घोड़े को मारना उचित नहीं समझा। बच्चों, अगला गद्य खंड देखेंगे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दौकिन व कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। बच्चों, लेखक के मित्र सुमति कहते हैं कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। अब लेखक ने अपने मित्र को बहुत ही कहते हैं शालीनता से उत्तर दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उसके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा होता है हड्डी और मांस के साथ लेई की तरह बनाया गया एक खाद्य पदार्थ, उसको बोलते हैं थुप्पा।
बच्चों, लेखक और सुमति अपनी यात्रा के दौरान लंकोर की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेखक जी का घोड़ा जो है बहुत ही धीमी गति से जो है चल रहा था और लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक स्पेनिश उपन्यासकार सार्वे तेज की तरह जो है वो झूमते हुए चले जा रहे हों। बच्चों, एक स्थान पर दो रास्ते निकल रहे थे। लेखक ने जो है बायां रास्ते को पकड़ लिया और 1.5 मील आगे चलने पर एक घर में उन्होंने जब पूछा तो वहाँ पर उनको पता लगा कि लंकोर का जो रास्ता है वो दाहिने वाला था। फिर लेखक जो है वापस लौटे और उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब कहते हैं वे जो है कुछ दूरी पर थे और वहाँ पर कहते हैं सुमति जो है उनका इंतज़ार कर रहे थे। और मंगोलों का मुंह कहते हैं बहुत लाल होता है, परंतु जब कहते हैं उनको गुस्सा आता है तो उनका मुंह और भी कहते हैं लाल हो जाता है। और सुमति जो है लेखक के पहुंचने पर कहते हैं कि मैंने जो है आपके इंतज़ार में जो है यहाँ पर कहते हैं 2 टोकरी कंडे जो है फूंक डाले, 3-3 बार मैंने चाय को गर्म किया, परंतु लेखक ने जो है बहुत ही शालीनता से, शांत स्वभाव से सुमति के लिए उत्तर दिए, लेकिन मेरा कहते हैं इसमें कोई भी कसूर नहीं है मित्र। तुम नहीं देख रहे हो कि मेरा जो घोड़ा है वो बहुत ही सुस्त है, वो धीमी गति से चलने वाला है और मैं तो कहते हैं रात तक भी कहते हैं यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जो है नहीं रखता था। सुमति को कहते हैं जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी कहते हैं ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक ऐसे स्थान पर ठहरे जहाँ पर कहते हैं लेखक को और उनके मित्र सुमति को खाने पीने के लिए अच्छी सुविधा जो है प्राप्त हो गई। बच्चों, अगले गद्य खंड की ओर ध्यान देंगे। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे होता है तावीज़ ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। गंडे होता है ताबीज़, जो है छोटी छोटी जो कपड़ों को चीर करके जो है उसके जो है वो यंत्र जो है बनाते हैं। मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया होता है भार उठाने वाला ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। कड़ी होता है तेज़। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें का मतलब होता है थोड़ा सा ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट माथा धूप से जल रहा है। जो आपका ललाट है, मुंह है, जो आपका माथा है, मस्तक है, और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। परिचित होता है जान पहचान के लोग, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। बच्चों, आगे ध्यान देंगे। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा भाग मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है।
जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे जो है बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश जो है, जो मेरी वेशभूषा है, ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। बच्चों, लेखक जी कह रहे हैं कि जब हम अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान तिंगरी मैदान में पहुँचे तो कहते हैं तिंगरी के विशाल मैदान कहते हैं पहाड़ों से घिरा जो है एक टापू सा मालूम हो रहा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी कहते हैं मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम कहते हैं तिंगरी समाधिगिरी था। आसपास के गांव भी जो है में भी सुमति के बहुत से यजमान जो रहते थे, और सुमति जो है उन अपने यजमानों को कपड़ों से कहते पतली पतली चिरी बत्तियों के ताबीज़ जो है बनाकर देते थे, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही अंधविश्वासी थे। इस तरह की जो है अंधविश्वास में जो है वो विश्वास रखते थे। और जब कहते हैं सुमति के पास जो है ताबीज़ ख़त्म हो जाते थे, बोध गया से कहते हैं कपड़े जो है वो लाते थे और वहाँ से जो है उसको चीर के बत्तियाँ बना करके उसके गंडे बना लेते थे। वो अपने यजमानों के पास कहते हैं जाना चाहते थे, परंतु जो है लेखक को आभास था कि जब ये अपने यजमान के पास जाएंगे तो वहाँ पर कहते हैं ये काफ़ी समय जो है लगा देंगे। उन्होंने कहते हैं सुमति से कहा कि जब भी आप जिस भी गांव में कहते हैं हमने ठहरना हो, उस गांव में पहले ही आप जो है लोगों को जो है ताबीज़ जो है पहुंचा दिया करो, उसमें भले ही गंडे बांट दो। और आसपास के गांव में हमने कहते हैं यहाँ पर कहते हैं बिल्कुल भी ठहरने के लिए नहीं जाना है, और इसके लिए कहते हैं मैं तुम्हारे को चाहे रुपए जो है पैसे जो है वो लहासा में पहुंचकर दे दूंगा। और परंतु सुमति ने कहते हैं स्वीकार कर लिया। और दूसरे दिन हमने कहते हैं अपने सामान को उठाने के लिए भारवाहक कहते हैं ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कहते हैं वहाँ पर कोई भी इस तरह का भार उठाने वाला व्यक्ति नहीं मिला। तिब्बत की धूप जो है बहुत ही कहते हैं तेज होती है, और हम कहते हैं वहाँ पर जब कड़कती हुई धूप में कपड़े से जो है अपने सिर को ढांक लेते थे तो हमारी जो है कुछ गर्मी जो है ख़त्म हो जाती थी। और 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके जब हम चल रहे थे तो हमारा जो है मस्तक जो है धूप से ऐसा लग रहा था कि जैसे जल रहा हो, और जो हमारा जो पीछे का कंधा है वो बिल्कुल भी कहते हैं धूप उसके ऊपर ना पड़ने के कारण जो है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो उसके ऊपर बर्फ़ गिरी हो, अर्थात बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा हो। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी जो वस्तुएं थी वो उसको लादा और कहते डंडा हाथ में लिया और हम चल पड़े। लेखक कहते हैं कि सुमति के जो है तिंगरी में भी जो है काफ़ी लोग जाने पहचाने थे, और वे यहाँ पर कहते हैं तिंगरी में अपने यजमानों से मिलना चाहते थे, परंतु कहते हैं उनको इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर रहे थे लेखक के पास कि शेखर बिहार में जो है वो वहाँ पर कुछ दिन जो है वो व्यतीत करे। लेखक कहते हैं कि तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हुई थी, और इन जागीरों का बहुत सा जो भाग है वो कहते हैं मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में जो है हर एक जागीरदार खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर जो है उनको बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु जो है भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया नमसे जो है बड़े भद्र पुरुष थे।
वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि लेखक कहता है कि उस समय मेरा भेष जो है ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। वहाँ पर एक अच्छा मंदिर था और जिसमें मुझे कहते हैं कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियाँ जो है मुझे मिल गई। उन पोथियों को पढ़ने में लीन हो गया। बच्चों, लेखक कहते हैं कि मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। लेखक उस मंदिर में 103 पोथियों के पास जो है अपना आसन लगाकर बैठ गए और उन पोथियों को पढ़ने में इतने लीन हो गए कि वहाँ से कहते हैं उस स्थान को छोड़कर कहते हैं जाने के लिए बिल्कुल भी कहते हैं तैयार नहीं थे। और जिन पोथियों का अध्ययन वो कर रहे थे वो 15-15 शेर से कहते हैं कम नहीं थी। और सुमति ने अपने कहते हैं यजमानों के पास जाने के लिए लेखक से पूछा, परंतु लेखक ने अपने मित्र को कहते हैं बिल्कुल भी इनकार नहीं किया और वे अपने बिल्कुल उन किताबों के अध्ययन में व्यस्त हो गए, बिल्कुल पूरी तरह से लीन हो गए। बच्चों, लेखक ने सोचा कि सुमति अपने यजमानों के पास से 2-3 दिन के बाद वापस आएंगे, लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने और सुमति ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वापस अपनी यात्रा करके जो है घर की ओर चल दिए। प्यारे बच्चों, राहुल संकृत्यायन जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का संकलित अंश लहासा की ओर का पाठ जो है समाप्त होता है। और इस पाठ में आपको जहाँ जहाँ भी कोई संशय लगे या आपकी कोई समस्या हो, प्रश्न हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे जो है लिख कर भेज सकते हैं। धन्यवाद।